Hello students, this is our chapter 3 Inheritance and Variations. In the previous video we have studied about all the three laws of Mendel. The first law was law of dominance. उसमें हम लोग ने dominance क्या है वो देखे. Then the second law was law of segregation और थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. एंड इनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये तीनों लॉ में था उनके स्टेटमेंट्स. यहाँ तक के क्लियर हुआ. नाउ वी विल स्टडी अबाउट बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. हम लोग ने इसके बारे में पहले जब हम लोग जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे थे तब हम लोग ने बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है वो बहुत अच्छे से देखे थे. बट यहाँ पे वी विल स्टडी वेरी डीपली अबाउट बोथ द कॉन्सेप्ट. ये इस टॉपिक का डिफ़िकल्ट पार्ट है. इसके बाद से जो भी रहेगा वो थोड़ा इजी है. नाउ व्हाट इज़ बैक क्रॉस? F2 जनरेशन. ओके, F2 जनरेशन के जो प्रोजेनी हैं वो जब अपने आप को क्रॉस करेंगे विथ F1 इंडिविजुअल जो पेरेंट्स है उनके साथ, जो कि प्योर पेरेंट्स है F1 के, उनके साथ जब क्रॉस होगा F2 जनरेशन जब क्रॉस होगा तो उसे बोलते हैं बैक क्रॉस. क्लियर कि वो लोग अपने आप को स्टेप बैक करके वो पीछे वाले पेरेंट सेल के साथ क्रॉस करेंगे. जैसे कि अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है. अगर जब इनके बीच में क्रॉस हो रहा है तो वी विल गेट दिस. अब अगर इसके आगे मुझे अब क्रॉस बनाना, ये हो गया F1. अब अगर इसके आगे क्रॉस बनाना होगा देन ये टी क्रॉस करेगा ये कैपिटल टी के साथ जो कि प्योर पेरेंट्स हैं. लेट्स इन द पनेट बॉक्स में भी हम लोग देखे थे कि अगर ये पनेट बॉक्स है कि यहाँ पे ये पनेट बॉक्स है तो यहाँ पे अगर जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो इसमें होगा ओके. देखो अब ये जब पनेट बॉक्स है तो अगर जब इसमें क्रॉस करेंगे तो वन विल बी प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन और एक होगा थ्रू पेरेंट्स. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. ये था अपना बैक क्रॉस. के मतलब जो F2 प्रोजेनी थी वो क्रॉस करती है विथ F1 इंडिविजुअल के साथ. यहाँ पे हो गया अपना बैक क्रॉस कंप्लीट. अब वी विल स्टडी अबाउट टेस्ट क्रॉस. तो टेस्ट क्रॉस में क्या था कि हाइट्रोजाइगस रिसेसिव पेरेंट यूज़ होते थे. इतना तो क्लियर था. F1 हाइब्रिड विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज़ नोन एज टेस्ट क्रॉस. मतलब दो टाइप्स होते, जैसे कि कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये दोनों कैरेक्टर्स एक साथ जब क्रॉस करते हैं तो वो होता है टेस्ट क्रॉस. ये लोग मिले होते हैं. तो इट इज़ यूज टू टेस्ट वेदर एन इंडिविजुअल इज़ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस. ओके, टेस्ट क्रॉस इज़ ईजी, सिंपल, रिपीटेबल एंड प्रेडिक्टेबल. ये क्यों करते? ताकि ये जानने के लिए कि जो इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है. अभी हम लोग एक इमेज देखेंगे उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो अब यहाँ पे ओके, ये इमेज किसकी है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस है. ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्लियर स्टूडेंट्स? दिस आंसर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है. देन अब ये है होमोजाइगस हमारा. ओके, इधर ये स्मॉल आर ये रिसेसिव, ये डोमिनेंट के साथ जब क्रॉस कर रहा है, जब इनके बीच में क्रॉस हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? जो चारों भी ऑफस्प्रिंग है वो वॉयलेट है.
एक फ्लावर है जो कि है वाइट कलर का, ठीक है, एक फ्लावर है जो कि पर्पल कलर का। क्लियर। अब ये वाइट कलर फ्लावर और ये पर्पल कलर फ्लावर, ये दोनों है पेरेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, ये दोनों है पेरेंट। अब जब इनके बीच में क्रॉस हो रहा है, मतलब ट्रू पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हो रहा है, तो जो प्रोजेनी है वो भी होमोजाइगस होगी, मतलब वो सारे भी एक ही कलर के होंगे। यहाँ पे कौन सा कलर है, वॉयलेट कलर। यहाँ पे फर्स्ट F1 फीलियल जनरेशन में फ्लावर का कलर वॉयलेट हो जाएगा, क्योंकि वॉयलेट कलर यहाँ पे डोमिनेंट है। क्लियर। यहाँ पे फ्लावर का कलर डोमिनेंट होगा, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। और ये यहाँ पे ये हो गया ट्रू पेरेंट्स RR और स्मॉल RR के बीच में जब क्रॉस होगा तो चारों एक ही तरीके के फ्लावर मिलेंगे, और ये चारों को बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। हम लोग ने क्या पढ़ा था, टेस्ट क्रॉस हम लोग क्यों करते हैं, ताकि पता चले कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ पे पता चल गया कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन से होमोजाइगस मिल रहे। अब जब हम लोग सेकेंड फीलियल जनरेशन, जो हम लोगों को अब इसका रिज़ल्ट मिला, ओके, जो ये रिज़ल्ट मिला, इसको अगर क्रॉस करेंगे, इसको अगर क्रॉस कर रहे हैं विद दिस RR, अभी हम लोग ये RR और जो अभी हमें मिला वो RR, इन दोनों को जब क्रॉस कर रहे हैं तो 2 फ्लावर पर्पल मिल रहे हैं और 2 फ्लावर वाइट मिल रहे हैं। ये जो वेरिएशन आया है 2-2 का, ओके, यहाँ पे रेशियो क्या है 2:2, अगर कट करें तो 1:1, ओके। तो ये जो वेरिएशन आया इसको बोलते हैं हाइट्रोजाइगस। और जो वेरिएशन नहीं आया उसको बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। और जहाँ पे वेरिएशन आया वो है अननोन फ्लावर, जो जिसमें वेरिएशन आ रहे, मतलब 2 वाइट और 2 पर्पल, या वॉयलेट बोलो या पर्पल बोलो, इट्स सेम, बट वो जो वेरिएशन आ रहे वो हो गया हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे ये था टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस करते ही है हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस, ये दोनों नेचर को जानने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते। और बैक क्रॉस क्या है वो तो आप लोगों को समझ गया। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। देन नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग। अब यहाँ पे एकदम ध्यान से पढ़ते हैं कि जो न्यू जनरेशन जो होती है, जो फ्यू जनरेशन आर वेयर अराइव्ड बाय मैंडल, ये तो पता है कि बहुत सारे जनरलाइजेशन जो थे, और जनरलाइजेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस बोलो, ये सब अराइव्ड किया किसने, मैंडल ने। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ गार्डन पी प्लांट, जैसे कि सिंगल ट्रेट सिंगल जीन 2 अलील, हम लोग ने ये सीखा कि एक ट्रेट है उससे सिंगल जीन और 2 अलील मिलेगी। क्लियर। फिर उसके बाद हम लोग ने सीखा कि 2 अलील जो है शोज़ इंटरेक्शन, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, इन विच वन इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट। हम लोग ने अभी तक डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट समझ गया। देन थर्ड इज़ the factors are also called genes. Nowadays the factor is named as genes for different traits present on different chromosome assort independently. That जो factors हैं, जो डिफरेंट ट्रेट के जो फैक्टर्स है जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, वो अपने आप को एजॉर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। With the passage of time, number of deviations were observed, identified in the post-Mendelian era, okay, that gave additional information on the patterns of inheritance. These deviations are described as new Mendelism. मतलब ये जैसे जैसे टाइम पास हुआ डेविएशंस भी एब्जॉर्ब किए गए।
इन द पोस्ट मेंडालियन एरा, मतलब मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट करके चले गया उसके बाद, पोस्ट मतलब बाद में, मेंडल के बाद में भी बहुत सारे वेरिएशंस हुए, उसको बोलते थे उस टाइम को बोलते हैं नियो मेंडालिज्म। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, ये नियो मेंडालिज्म बोलते हैं उसे। अब ये नियो मेंडालिज्म क्या है, पोस्ट मेंडालियन एरा में आता है। अब ये पोस्ट मेंडालियन एरा में बहुत ज़्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली ऑन द पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। दिस डेविएशन आर डिस्क्राइब्ड एज नियो मेंडालिज्म। अभी तक हम लोग ने ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके, ओके। ये 3 कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग ने पढ़े हैं, क्लियर है। ये 3 जो अभी कॉन्सेप्ट है ये भी हम लोग पढ़ चुके, 1, 2 एंड 3। और फिर अभी हम लोग ने न्यू चीज़ पढ़े कि न्यू मेंडालिज्म बोलते हैं किसको, पोस्ट मेंडालियन एरा को। अब मेंडल के बाद क्या वेरिएशन आए, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि मेंडल के बाद क्या वेरिएशन है जिसको नियो मेंडालिज्म बोलते हैं। सो लेट्स सी। देन it was observed that the phenotypic expression of a gene can be modified or influenced by the other gene। क्या नोटिस हुआ कि जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है, फिनोटाइपिक मतलब कि एक्सटर्नली, उसका एक्सटर्नली जो उनके मॉडिफिकेशन है वो मॉडिफाइड होती है या फिर इन्फ्लुएंस होती है बाय द अदर जीन। दिस जीन इंटरेक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स। ये फिर क्या हुआ कि जीन के इंटरेक्शन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। पहला है इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और दूसरा है इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन क्या होता है, इंट्रा मीन्स क्या होता है, दैट अकर बिटवीन द अलील ऑफ द सेम जीन, ओके। जैसे अब स्कूल में कंपटीशन होता है तो स्कूल में अगर तुम्हारे क्लासमेट में कंपटीशन हो रहा है तो वो इंट्रा स्कूल कंपटीशन होगा, इंट्रा क्लास कंपटीशन होगा। बट अगर 2 स्कूल के बीच में हो रहा है, ओके, 2 डिफरेंट स्कूल के बीच में होता है तो उस कंपटीशन को हम लोग इंटर स्कूल कंपटीशन बोलते हैं। वैसे ही है कि इंट्राजेनिक इंटरेक्शन बोलेंगे तो वो होता है वो इंटरेक्शन जो कि हो रहा है बिटवीन द अलील ऑफ सेम जीन, और इंटरजेनिक बोलेंगे तो इट अकर बिटवीन द अलील ऑफ डिफरेंट जीन। देन इंट्राजेनिक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, मतलब कि डोमिनेंस जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, या तो को डोमिनेंस दब के आती है सामने, मतलब ऐसी हरकतें या ऐसा कैरेक्टर जो कि दिखाई नहीं देता बट होता है, ओके। एंड देन इट ऑल्सो अकर बिटवीन द मल्टीपल अलील सीरीज ऑफ अ जीन। तो इंट्राजेनिक के बारे में इतना ही पढ़ना है, दैट इट अकर बिटवीन द अलील ऑफ सेम जीन, एंड इसका एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। सेकेंड, इंटरजेनिक या फिर नॉन अलीलिक इंटरेक्शन। मैंने इंटर का मतलब क्या बताया कि इट अकर्स बिटवीन द अलील ऑफ डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम, ओके। ये डेफिनेशन याद रखना है, दैट इट अकर बिटवीन द अलील ऑफ डिफरेंट जीन, मतलब डिफरेंट जीन के अलील के साथ वो होती है, एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सेम, या तो वो सेम क्रोमोसोम पे भी हो सकती है या तो फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पे भी हो सकती है। एंड इसके एग्जाम्पल है प्लियोट्रोपी, पॉलीजीन्स, एपिस्टेसिस, supplementary and complementary genes etc. Some of these interactions are discussed below। अभी हम लोग नीचे नेक्स्ट स्लाइड में इसके कोई इंटरेक्शंस, कुछ इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक वी विल स्टडी ओनली 4 इंटरेक्शंस
and these interactions are very important. So let's see the first one of intergenic interaction. जो पहला इंटरजेनिक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या होता है कि बोथ द अलील, जो दोनों भी अलील होते हैं ऑफ एन एलिलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ पार्शियली, मतलब अपने आप को पार्शियली वो लोग एक्सप्रेस करते हैं। दोनों के भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो गए ऑफस्प्रिंग में बट पार्शियली हो गए। वन अलील मतलब एक जीन कैन नॉट एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर अलील कम्प्लीटली, मतलब जैसे हमने फ्लावर्स में देखे कि जैसे वाइट और वॉयलेट कलर के फ्लावर में क्रॉस होता है तो जो ऑफस्प्रिंग है वो या तो वाइट या तो पर्पल होती है, बट यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसे नहीं होता। यहाँ पे दो जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर दोनों भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होता है। ओके, अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल में आपके टेक्स्ट बुक में एक नाम दिया हुआ है ऑफ अ रोज़ मिराबिलिस जलाबा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर रेड कलर का फ्लावर है, ओके, दैट इज़ आर, कैपिटल आर, और अगर वाइट कलर का फ्लावर है स्मॉल आर, ओके, अगर ये दोनों जब क्रॉस होते हैं तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो है पिंक कलर के। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब यही होता है कि एक अलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है बट पार्शियली एक्सप्रेस कर रहा है, कि थोड़ा कलर रेड का और थोड़ा कलर वाइट का, दोनों अपने आप को पार्शियली एक्सप्रेस करके जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो कौन से कलर का बन रहा है, पिंक कलर का। देर इज़ नथिंग मच टू अंडरस्टैंड इन दिस, बस इतने को ही याद रखना है। क्लियर कि एक आर है, ओके, एक स्मॉल आर है, दो, इसने अपना पार्शियली, इसने अपना 50% दिया, इसने अपना 50% दिया। ओके, अगर आप लोग घर पे भी कभी रेड कलर और वाइट कलर को 50-50% लेकर मिक्स करोगे तो कलर बनेगा पिंक ही। तो यही कॉन्सेप्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि बोथ द अलील या फिर एलिलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ पार्शियली, कोई भी डोमिनेंट नहीं होगा, कोई भी रिसेसिव नहीं होगा, अपना अपना 50-50% दोनों भी अलील देंगे। तो यहाँ पे हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस ख़त्म होता है। देन नेक्स्ट है सेकेंड वन है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है, दोनों भी जीन अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करते। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या है, इन कोडोमिनेंस बोथ द अलील इज जीन्स ऑफ एन एलिलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली in F1 hybrid. Okay, such allele which are able to express themselves equally independently in hybrids are called codominant allele. Thus in codominance both the alleles are expressed। जैसे कि आप लोग देख रहे हो इमेज में, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, क्या बगैर बफेलोज है ये, एक वाइट है एक रेड है। ओके, तो जब इनके बीच में क्रॉस हुआ, ओके, तो क्या हो रहा है कि फर्स्ट F1 जनरेशन में क्या हो रहा है, दोनों भी जीन अपने आप को कम्प्लीटली 50-50% कम्प्लीटली पूरे तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, वो काउ पे या बफेलो पे जो भी अब ये है हम लोग आगे देखेंगे, तो ये कैटल है। ओके, तो ये जो कैटल है यहाँ पे दोनों भी कलर है। ओके, क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस इज कोट कैटल, कोट कलर इन कैटल, ये है कैटल। ओके, देर आर टू टाइप्स, वन विथ रेड कोट, रेड कोट का मतलब होता है विथ रेड कलर हेयर, एंड अदर विथ वाइट कोट, वाइट कोट का मतलब होगा विथ वाइट कलर हेयर। जब ये दोनों क्रॉस हुए तो
F1 में उनका हाइब्रिड जो है वो रॉन, उसमें क्या होगा, इसके हाइब्रिड को क्या बोलते हैं, रॉन। ओके, ये कलर जो एक्सप्रेस हुआ है ये कलर है ROAN, रॉन। दिस इज कॉल्ड रॉन। ओके, यहाँ पे बोथ द कैरेक्टर्स है। रॉन जो है वो मिक्सचर है रेड एंड वाइट कलर का। ओके, रेड एंड वाइट हेयर्स का। Thus both the traits are expressed equally। फिर F2 जनरेशन, ये हमारी F1 जनरेशन हो गई। फिर जब F2 जनरेशन की बात करेंगे तो रेड एंड रॉन and white are produced in the ratio 1:2:1. Thus, in codominance, the genotypic and phenotypic ratios are identical. यहाँ पे जब हम लोग F2 जनरेशन में आएंगे तो जब ये लोगों का क्रॉस होगा, दो रॉन्स का क्रॉस होगा, तो एक रेड होगा एक वाइट होगा और दो रॉन ही रहेंगे, तो इनका रेशियो बनता है 1:2:1। ये रेशियो इम्पॉर्टेंट है। रेशियो इज़ द मेन थिंग जो हम लोगों को याद रखना है। डोंट नेग्लेक्ट ये तो रेशियो है, बट रेशियो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ये सब टर्मिनोलॉजीज़ में। तो यहाँ पे हमारा कोडोमिनेंस कंप्लीट होता है। क्लियर? देन थर्ड है मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील में क्या होता है, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स, दैट इज़ अलील। ओके, एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन in a population occupying the same locus on a chromosome or its homologi are known as multiple allele. Multiple alleles arise by mutation of a wild type of gene. मतलब एक जीन का म्यूटेशन हो रहा है, ओके, और वही जीन से अलग अलग तरीके की जो ऑफस्प्रिंग है वो आ रही है। मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इसमें ये डोमिनेंट है या वो डोमिनेंट है, डिफरेंट तरीके की आएगी। अब यहाँ पे इमेज में दिख रहा है वाइल्ड टाइप रेड आइज़, यहाँ पे म्यूटेंट एप्रिकॉट आइज़ हो गई, फिर यहाँ पे म्यूटेंट वाइट आइज़ हो गई, फिर यहाँ पे म्यूटेंट हनी आइज़ हो गई। जीन तो एक ही था ना, देन जीन तो एक ही था, फिर भी यहाँ पे अलग अलग तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखने के लायक है कि मल्टीपल अलील में मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं। मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन इन अ पॉपुलेशन occupying the same locus on a chromosome or its homologi are known as multiple allele. मल्टीपल अलील कैसे बनती है, म्यूटेशन होता है किसका, वाइल्ड टाइप ऑफ जीन का म्यूटेशन होता है। अ जीन कैन म्यूटेट सेवरल टाइम्स प्रोड्यूसिंग अ सीरीज of alternative expressions. Different allele in a series show dominant recessive relation or may show codominance or incomplete dominance among themselves. Wild type is dominant over all other mutant allele. फिर ये जो सामने आपको इंसेक्ट दिख रहा है ये है डॉर्सोफिला। A large number of multiple allele are known, that is the size of wing from normal wing to vestigial wings, that is no wings। मतलब किसी में विंग्स हो सकती है, किसी में विंग्स नहीं भी हो सकती है, that is just terms is due to one allele in homozygous condition। The normal wing is wild type while vestigial wing is recessive type। अगर नॉर्मल तरीके का विंग आ रहा है डॉर्सोफिला को तो वो उसके डोमिनेंस के वजह से आ रहा है, उसका जीन डोमिनेंट हो गया। और अगर उसे विंग नहीं आ रहा है, जो डॉर्सोफिला है वो विदाउट विंग बॉर्न हो रहा है, तो इसका मतलब जो उसका जीन था
वो रिसेसिव हो गया। तो यहाँ पे इतना ही समझना है कि जो जीन है उसका म्यूटेशन होता है एंड यहाँ पे कोई रेशियो नहीं बनता है कि इतना रेशियो होगा या उतना रेशियो होगा। यहाँ पे हर तरीके का म्यूटेशन होता है और जो अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। जैसे अब आइज़ का ही मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो आइज़ रेड आई भी रही, एप्रिकॉट आई भी रही, हनी आई भी रही, वाइट आई भी रही। तो ये सब था मल्टीपल अलील। अलील मतलब जीन होता है, मल्टीपल जीन भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। देन अनदर गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल allele is ABO blood grouping in human beings। ये याद रखना है, जो ABO ब्लड ग्रुपिंग होता है, हमारा ब्लड ग्रुपिंग एक साथ क्रॉस करके अलग अलग तरीके का ब्लड बनाते हैं। ABO से हम लोग क्या क्या बनाते हैं, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ABO ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप। ये सारी चीज़ें हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ना, दो जीन जो है अपने आप में क्रॉस कर रहे हैं, म्यूटेट करके ये सारे ब्लड ग्रुप बना रहे हैं। तो ये ब्लड ग्रुपिंग भी मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल है। ओके, देन द फोर्थ इज़ प्लियोट्रॉपी। मैंने नाम नहीं लिखी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे नाम है फोर्थ इज़ प्लियोट्रॉपी। ये फोर्थ है। ओके, अभी तक हम लोग 3 पढ़ चुके, तो फोर्थ है प्लियोट्रॉपी। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मल्टीपल अलील में 2 जीन अपने आप में म्यूटेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक सिंगल जीन कंट्रोल करता है डिफरेंट ट्रेट्स को। ट्रेट्स का मतलब कैरेक्टर्स को। ओके, जहाँ पे सिंगल जीन कंट्रोल 2 और मोर डिफरेंट ट्रेट, it is called pleiotropic gene and the phenomena is called pleiotropy or pleiotropism। okay, phenomena is called pleiotropy जो कि उसका नाम है, या फिर प्लियोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है। देन जो फिनोटाइपिक रेशियो है, जो यहाँ पे रेशियो होगा वो 1:2 के इंस्टेड 3:1 होगा, because of the death of recessive homozygote। The disease sickle cell anemia is caused by a gene HBS। Normal or healthy gene HBA is dominant। The carriers show signs of mild anemia as their RBCs show sickle shaped, that is half moon shaped, only under abnormally low O2 concentration। यहाँ पे क्या होता है कि पहले इसको जो मैंने इमेज बनाई वो देखो कि एक सिंगल जीन है, वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को हैंडल करता है। पहले हार्ट को हैंडल किया, फिर लीवर फेलियर, फिर ब्लाइंडनेस, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है बुक में, ये प्लियोट्रॉपी जो है ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। ओके, दिस इज़ एबनॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल नहीं है। जिसमें भी ये प्लियोट्रॉपी होगी वो इंसान बीमार होगा। ओके, तो ये एक सिंगल ट्रेट, ये सिंगल जीन जो है वो सब फंक्शंस को कैरी करना चाहता है, बट ये तो मेंडल ने हमें बताया ही नहीं। मेंडल के हिसाब से एक सिंगल जीन सिंगल ट्रेट को ही हैंडल कर सकता है। सिंगल जीन कैन हैंडल सिंगल ट्रेट, मतलब एक जीन एक ही कैरेक्टर देगा। बट यहाँ पे ये जीन अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है और ये जीन हर एक कैरेक्टर में घुसने की, हर एक ऑर्गन में घुसने की कोशिश करेगा। और अब जब ये एक अकेला है और इसको दूसरे ऑर्गन में घुसना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे वो पूरे तरीके से अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा और वहाँ पे वो एबनॉर्मलिटी पैदा करेगा। कि अगर ये प्लियोट्रॉपी आई में चले जाती है तो आई में वो ब्लाइंडनेस करेगा, अगर लीवर में गई तो लीवर फेलियर करेगा, और अगर हार्ट में गई तो हार्ट अटैक भी करा सकता है। तो प्लियोट्रॉपी एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन है, इसी के वजह से ज़्यादातर बीमारियां होती है।
तो इसका डेफिनेशन तो है व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल्स 2 और मोर डिफरेंट ट्रेट इट इज़ कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी और प्लियोट्रॉपिज्म। फिर इसके बाद मैंने अभी जो पहले रीड की थी, ओके, वो आपके टेक्स्ट बुक का था। तो अभी हम लोग ये एक क्रॉस देखते हैं, ओके। ये क्रॉस में एक नॉर्मल इंसान है जो कि उसका हीमोग्लोबिन, जो आपके टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है सिकल सेल अनीमिया का। सिकल सेल अनीमिया क्या होता है? पहले तो कि जो हमारा ब्लड होता है, ओके, वो ब्लड के पार्टिकल्स होते हैं सर्कल। सिकल सेल अनीमिया जब ये ट्रेट होता है, अब ये ट्रेट दूसरे एक जीन एक ट्रेट को हैंडल कर सकता है। अब जब ये जीन, ये प्लियोट्रॉपी का जीन बहुत सारे ट्रेट को हैंडल करेगा तो इसके फंक्शन बिगड़ेंगे, तो ये सर्कल नहीं बन के ये हाफ मून जैसे बन जाता है। तो अब जब अगर किसी को सिकल सेल अनीमिया की बीमारी है, ओके, तो अभी हम लोग के बुक में ये क्रॉस दिया है। तो पहला जो है वो बंदा नॉर्मल है और एक है सिकल हीमोग्लोबिन, उसका सिकल सेल अनीमिया, HB मतलब होता है हीमोग्लोबिन, ओके। तो अब ये हीमोग्लोबिन वाला बंदा अगर नॉर्मल बंदे के साथ क्रॉस करेगा तो वो नॉर्मल ही होगा। बट अगर ये हीमोग्लोबिन जिसका नॉर्मल है और जिसका एबनॉर्मल है, अगर ये दोनों क्रॉस करेंगे तो वो सिकल सेल कैरियर बन जाएगा। भले ही नॉर्मल जो है वो डोमिनेंट है और जो कैरियर है, कैरियर मतलब उसके अंदर होगा बट रिसेसिव में होगा, मतलब वो दब के होगा वो कैरेक्टर। बट ये नहीं बोल सकते कि उसकी सेकेंड जनरेशन में वो फिर से रिसेसिव रहेगा। हो सकता है सेकेंड जनरेशन में ये जो सिकल सेल अनीमिया की डिज़ीज़ है जो कि अभी कैरियर है और वो रिसेसिव है, वो सेकेंड जनरेशन में जाके डोमिनेंट हो जाए। वैसे ही अगर सिकल सेल क्रॉस करे और यहाँ पे नॉर्मल क्रॉस करे तो ये कैरियर बन जाएगा, और अगर नॉर्मल क्रॉस करे तो वो, अगर सिकल सेल के पर्सन दोनों को क्रॉस करे तो सिकल सेल अनीमिया जो है वो डोमिनेंट रहेगा और जिसे भी ये बीमारी होती है वो बंदा मर जाएगा, दैट पर्सन विल डाई, ओके। कैरियर है तो वो एक टाइम पे ये है कि उसका नॉर्मल वाला हीमोग्लोबिन डोमिनेंट है, तो कैरियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर सेकेंड जनरेशन में अगर वो डोमिनेंट जो रिसेसिव है फर्स्ट में और वो सेकेंड जनरेशन में अगर डोमिनेंट हो गया, अगर ये सिकल सेल की बीमारी डोमिनेंट हो गई सेकेंड जनरेशन में, तो जो पर्सन जिसमें भी ऑफस्प्रिंग में या प्रोजेनी में ये चीज़ हुई है वो प्रोजेनी ऑन द स्पॉट डेथ कर जाएगी, बिकॉज ऐसे हाफ मून के साथ ऐसे ब्लड सेल्स के साथ सरवाइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये क्रॉस के बारे में आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्रॉस समझ में आ गया हो। तो हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? 4 चीज़ हम लोग ने पढ़ी। पहला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये सब हम लोग किसके टाइप पढ़ रहे थे? इंटरजेनिक इंटरैक्शन के टाइप्स पढ़ रहे थे। किसके? इंटरजेनिक इंटरैक्शन के टाइप्स हम लोग पढ़ रहे थे, जहाँ पे वी हैव स्टडीड अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर? पहले हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखे जहाँ पे वो लोग एक्सप्रेस करते थे अपने आप को पार्शियली। देन फिर हम लोग देखे सेकेंड, ये हो गया रेड वाइट से पिंक होते थे। फिर को डोमिनेंस देखे। को डोमिनेंस में हम लोग देखे कि बोथ द अलील अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे थे और क्या बनाते हैं? रॉन बनाते, ओके। और इसका रेशियो है 1:2:1। देन थर्ड देखें मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील में क्या होता है कि एक लोकस पे बहुत सारे जीन होते हैं और वो जीन अपने आप को म्यूटेट करते हैं और बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स लेते हैं, ओके। देन फोर्थ देखें हम लोग प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो
जिसका हम लोगों को बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते, बहुत ज़्यादा उसकी रिज़ल्ट बहुत ख़राब आता है। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। एक जीन एक ही ट्रेट को हैंडल कर सकता है, बट प्लियोट्रॉपी में एक जीन बहुत सारे ट्रेट को हैंडल करना चाहता है, जिसके वजह से वह एबनॉर्मलिटी हो जाती है। स्ट्रक्चर नॉर्मली नहीं बनता, जैसे कि ब्लाइंडनेस हो गया, लीवर फेलियर हो गया, हार्ट अटैक हो गया। एंड देन हम लोग ने इसका क्रॉस देखे, सिकल सेल कैरियर और नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले का क्रॉस देखे। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये वीडियो एंड करते हैं, और अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो से क्रोमोसोम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड वॉच ऑल द पार्ट ऑफ द वीडियोज़।